सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट विक्टोरियन एज। वी हैव कवर्ड सो मेनी एजेस ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर विच आई एम श्योर आप सब लोग ने देखी ली होगी। एंड टुडे इट्स टाइम फॉर विक्टोरियन एज। वी आर अगेन गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न। वी आर गोइंग टू लुक इनटू ऑल द डिटेल्स ऑफ द विक्टोरियन एज। क्या सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आए थे जिसकी वजह से हमारा लिटरेचर इफेक्ट हुआ था, हमारे लिटरेचर में कौन कौन से नए जॉनरास निकल के आए थे, इस एज में कौन से टाइप का जॉनरा फॉलो किया जाता था, all the associated writers, their works and also the important questions that were asked from PYQs। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छी पिक्चर मिलती है विक्टोरियन एज की एंड आपको समझ में आता है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, what are the writers and what are the kind of questions that are asked from this particular age। So on that note, let's quickly jump into the video। So Victorian age का जो टाइम स्पैन है it is from 1850 to 1900, but you have to keep this in mind कि आपके विक्टोरियन एज का कभी कभी टाइम स्पैन क्वीन विक्टोरिया के टाइम स्पैन पे बताया जाता है विच इज 1837 टू 1901। ये आप लोग को याद कर लेना है बिकॉज यूजीसी नेट ने इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है विच आई एम गोइंग टू शो यू एट द एंड। तो आपको याद रखना है कि क्वीन विक्टोरिया का जो रूल था वो 1837 टू 1901 तक चलता है एंड इसी के ही अंदर आपकी विक्टोरियन एज आ जाती है। आपकी इस पर्टिकुलर एज में देयर हैपेंड रियली गुड एंड सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक चेंज भी आया एंड इन तीनों चीजों ने मिलकर हमारे लिटरेचर को किस तरीके से इफेक्ट किया एंड हमारे लिटरेचर को किस तरीके से शेप किया वो भी हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स जो हम लोग को दिखाई देती है यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है एंड आप स्टेप बाय स्टेप हर एजेस को फॉलो करते हुए आए हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करने में। हम लोग ने रोमांटिक एज में बात की थी कि रोमांटिक एज में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। विक्टोरियन एज में आते आते यू सी एवरीवेयर द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन अर्बनाइजेशन। लोग हर तरीके से काम कर रहे थे। देयर वर सो मेनी फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स दैट वर बीइंग सेट अप। लोग कंज्यूमरिज्म की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा सो पीपल स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर मॉडर्न एंड उसकी वजह से उनका कंज्यूमर कल्चर बहुत अच्छी तरीके से जन्म लेता है। आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ सिर्फ कंज्यूमर कल्चर ही नहीं बट आपका एक्सप्लॉयटेटिव कल्चर भी बहुत हद तक जन्म लेता है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि एक बड़ा प्लांट सेटअप हुआ है वी ऑल्सो टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ द सोसाइटी, द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि है पॉवर्टी लाइन दिखाता है, एक्सप्लॉयटेशन दिखाता है, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास जो कंडीशंस है उनकी बहुत बुरी हो जाती है आपके अर्बनाइजेशन की वजह से। ये सारी चीजें आपके लिटरेचर को क्या करती हैं, शेप करती हैं। तो इस एज में आपके जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं, हमारा सोसाइटी चेंज होती है, वो सब मिलके इन्फ्लुएंस करता है हमारे लिटरेचर को। ठीक है। रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिक। नाउ अगेन आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि रोमांटिक एरा में हम लोग ने बात की थी आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म का मतलब होता है कि वो कैसी चीज होनी चाहिए। यू पुट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि ये चीज इतनी परफेक्ट होनी चाहिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियलिज्म हम लोग बात करते हैं ये ऐसी चीज है, मतलब कि हम लोग को अपने रोजमर्रा के जीवन में जो रियलिटी, जो करप्शन, जो भी एक्सप्लॉयटेशन दिखाई दे रहा था उसको आपके राइटर्स रियलिज्म के जरिए क्या कर रहे थे, पोर्ट्रे कर रहे थे। रियलिज्म इस टाइम का एक बहुत ही फेमस लिटरेरी मूवमेंट भी चलता है बेटा, जहां पे राइटर्स आपकी किसी भी चीज को आइडियलाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी की या पॉलिटिकल चेंजेस में जो भी आपका रियलिज्म देखने को मिल रहा था कि जो रियलिटी है उसको वैसे का वैसा दिखा देते थे। वो चाहे जितनी भी बुरी हो देखने में, वो चाहे जितनी भी स्ट्रगल्स के साथ हो या फिर वो गलत हो रहा हो, दे यूज टू शो थ्रू देयर नॉवेल्स, थ्रू देयर वर्क्स कि भाई ये रियलिटी है आजकल की सोसाइटी की। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपका रियलिज्म जो जॉनरा है वो आपका विक्टोरियन एरा में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया था। ठीक है। एंड ये क्या दिखाने की कोशिश करते थे, द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास सोसाइटी, ये सब अपने वर्क्स में दिखाया करते थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। भाई अब ये एक ऐसा एरा हो जाता है जहां पे आपकी हमारी जो ब्रिटिश एम्पायर थी, सबको पता है कि दूसरे दूसरे जगहों पे उन्होंने जाके राज किया है, हमारे इंडिया पे भी उन्होंने आके राज किया है। तो आपका ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था, मतलब कि आपकी ब्रिटिशर्स कॉलोनी
कॉलोनीज बना रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। विक्टोरियन एरा में विद देयर एडवांसमेंट्स उनको आपकी कॉलोनीज की भी खबर मिलती जा रही थी कि यहाँ पे कॉलोनी बनाई, यहाँ पे ऐसा किया, ये किया। तो इस एज का जो लिटरेचर है ना बेटा, उसमें आप एक और चीज देखने वाले हो कि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड के भी बारे में अब आपके जो ब्रिटिश राइटर्स हैं वो बात करने लगे थे। आई विल टेल यू द नेम्स एज वेल, जैसे रुडयार्ड किपलिंग है, व्हाइट मैन्स बर्डन के बारे में बात करते हैं। एंड देयर आर आल्सो मेनी राइटर्स, जैसे शार्लेट ब्रॉन्टे की नॉवेल्स में आपको ओवरलैपिंग एक थीम देखने को बेटा मिल जाती है आपकी कॉलोनीज की, जो आपकी ओवर द वर्ल्ड आपके ब्रिटिशर्स बना रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डोमेस्टिक आइडियल्स, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप में से काफी सारे बच्चों को शायद ना पता हो। आपकी क्वीन विक्टोरिया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ मोनार्क थी। ठीक है, हम लोग पहले जितने भी सारे मोनार्क्स या रॉयल्टी को देखते हुए हैं वो बड़े लैविश थे, बड़े अय्याश थे। तो खुद जब इतना मजा करने वाला आपका एक राजा होता है तो आपकी सोसाइटी को भी वो रोकता नहीं है। ठीक है, बट क्वीन विक्टोरिया केम विथ हर सेट ऑफ रूल्स, जहां पे ये हर चीज को चेक करती थी एंड वो फालतू की चीजों को प्रेफर नहीं करती थी। तो आपके विक्टोरियन एरा में ना बेटा आपकी डोमेस्टिसिटी मतलब सिंप्लिसिटी और आपकी फैमिली वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी कि दिन भर इंसान बाहर घूमता है, बाहर काम करता है, दिन वापस पलट के वो अपनी फैमिली के पास आता है जिसमें बीवी होती है, बच्चे होते हैं, तो फैमिली को जोड़ के रहना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखने वाला है, पर आपके यूजीसी नेट ने इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शो यू एट द एंड। तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते जाओ, लास्ट में मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाऊंगी, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, Writers often idolized the home as a haven for the challenges of the rapidly changing world. आपका जो वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही फास्ट हो रहा था, ग्रो हो रहा था। यहाँ पे किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं था। तो यहाँ पे आपकी फैमिली वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती थी आपकी क्वीन विक्टोरिया। एंड आपको दिखाई देगा कि लिटरेचर में भी देयर आर राइटर्स जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को उठाते हैं कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा होना चाहिए, बुरे इंसान को हमेशा बुरा ही मिलता है। वर्च्यूज इन संस्कारों की यहाँ पे बहुत हद तक आपके लिटरेचर में बात होती है। ठीक है, देन मोरालिटी एंड सोशल कंडक्ट, एज आई ऑलरेडी सेड कि आपका जो विक्टोरियंस थे वो कंसर्न रहते थे बेटा आपके मॉरल कंडक्ट एंड आपकी वैल्यूज को लेके। एंड इसीलिए उनका आप अगर लिटरेचर उठा के देखेंगे तो फ्रीक्वेंटली आपको ऐसी चीज दिखाई देने वाली है जहां पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गुड एंड बैड बिहेवियर के बारे में वो लोग बात करते थे। मैथ्यू अर्नल्ड एक बहुत बड़ा नाम है, वो भाई इस टाइम के इंस्पेक्टर रहे हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है उससे भी इनका अच्छा खासा ताल्लुक था। तो अपने कई सारे वर्क्स में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मॉरल वैल्यूज इंसान को कभी भी अपनी भूलनी नहीं चाहिए इतने चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड की वजह से। एंड अपने वर्क्स में ये इन थीम्स को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देंगे। ऑल्सो इन द वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, इनकी नॉवेल्स आप पढ़ोगे तो मॉरल्स को इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेंसेशन नॉवेल्स, नाउ आपकी मॉरल एंड कंडक्ट के साथ साथ एक टाइप का जॉनरा इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था जिसको हम लोग कहते हैं सेंसेशन नॉवेल्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेंसेशन का मतलब जो एकदम तहलका मचा दे, तो वो नहीं। सेंसेशन का मतलब होता है ऐसी टाइप की नॉवेल्स जिसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट पे सस्पेंस हो, कोई थ्रिलिंग आपकी कहानियां जो थी वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा चलने लगी थी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हर एज में अलग अलग जॉनरास होते थे। जैसे रोमांटिक एरा में हम लोग ने गोथिक लिटरेचर का एक नया रिवाइवल देखा। इस एज में आपकी रियलिस्टिक नॉवेल्स चलती थी एंड आपकी सेंसेशनल नॉवेल्स चला करती थी, जैसे विल्की कॉलिंस का द वुमेन इन द वाइट, जो बहुत ही सस्पेंसफुल आपको स्टोरी दिखाती हैं थ्रिलिंग एलिमेंट्स के जरिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट कल्चर, आपके इस एज में जो प्रिंट कल्चर है भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रिंट मीडिया भी आगे बढ़ेगा, आप तक ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, किताबें पहुंचेंगी, लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। इसी को तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बोलते हैं। तो इस टाइम पे आपका जो प्रिंट कल्चर है वो और भी ज्यादा एडवांस होता है और बढ़ता है, और उसी के जरिए बेटा आपकी बढ़ जाती है पसंद सीरियलाइज्ड नॉवेल्स के लिए। जैसे भाई बाहुबली का एक पार्ट आया, फिर उसके बाद उसका एक सीक्वल पार्ट आया, ठीक है, सीक्वल बोलो या उसका प्रीक्वल बोलो। तो जो सीरियलाइज्ड नॉवल होती हैं जिसमें सीरियल होता है कि ये वाला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कई सारी हम लोग ने ऐसी मूवीज देखी हैं, ऐसी टाइप की नॉवेल्स आपके लोगों को बड़ी पसंद आने लगती है कि आगे क्या होता है उसके पार्ट पार्ट निकल के चले आते हैं। तो इस टाइम पे ये बहुत फेमस हो रही थी। ठीक है,
देन अब हम लोग बात करेंगे इस एज के जितने भी मेजर राइटर्स हैं उनके बारे में। ना इस एज में अगेन बहुत सारे राइटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इफ यू वांट टू नो द लिस्ट ऑफ ऑल द मेजर राइटर्स एज वेल एज सम ऑफ द माइनर राइटर्स, उनके काम की लिस्ट के साथ मेरा ये वीडियो जरूर से देख लेना। इस वीडियो के अंदर आई हैव टॉक्ड अबाउट all the important major writers of this particular age and उनके जितने भी important काम है जिनसे आज तक यूजीसी नेट ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सबकी लिस्ट मैंने आपको दी है। तो अगर आप इस वीडियो को उस वीडियो के साथ कॉम्प्लीमेंट करके देखते हो तो आपकी एक एज पूरी तरीके से सॉर्ट हो जाएगी, आपका कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो उसको जरूर से विजिट करना। नंबर 1 वी हैव चार्ल्स डिकेंस, 1812 टू 1870। ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्टोरियन राइटर। ये पसंद करते थे सोशल इश्यूज के बारे में बात करना। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू अर्लियर कि इस टाइम के जो राइटर्स हैं ना बेटा, वो रियलिस्टिक नॉवेल्स लिखा करते थे। जैसा किसी लेबर के जीवन में हो रहा है, किसी चिमनी साफ करने वाले एक बच्चे के जीवन में हो रहा है, या फिर किसी एक वैगबॉन्ड लाइफ एक पर्सन है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, एक बिल्कुल ऐसा जो अडॉप्टेड है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब बहुत सारी रियलिस्टिक कहानियां जो हम लोग के जीवन में एक्चुअल में होती है और हम लोग अपने अराउंड देखते हैं। किसी अरिस्टोक्रेसी, मोनार्क या फिर ऐसी चीजों के बारे में बात ये लोग नहीं करते थे जिससे आप रिलेट ना कर पाओ। यहाँ पे आपको हर चीज ऐसी दिखाई देगी बिल्कुल ऑर्डिनरी, कि मानो ये हमारी ही सोसाइटी से किसी कैरेक्टर को उठा के उसकी कहानी दिखाई गई है। तो इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स अगेन मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, जरूर से उसको देख लेना, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं कि इनके वर्क की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, इनके वर्क से कैरेक्टर्स छांटने को पूछे जाते हैं। कैरेक्टर्स की भी क्रोनोलॉजी आपको कभी कभी देखने को मिलेगी मैच द फॉलोइंग में, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों राइटर्स से आपके मेजरली आते हैं। देन थॉमस हार्डी अगेन आपके मॉरल वैल्यूज को सपोर्ट करते थे एंड एक्सप्लोर करते हैं अपने लिटरेचर के जरिए, एंड ऑल्सो ये इम्पैक्ट देखना चाहते थे सोसाइटी का, कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है किस तरीके से हमारी मॉरल वैल्यूज बदलती जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वी हैव द ब्रॉन्टे सिस्टर्स। द तीनों जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स है उसमें से दो ही हमारी फेमस हुई थी। तो वी हैव शार्लेट ब्रॉन्टे एंड एमिली ब्रॉन्टे। ये ज्यादातर बात करती हैं बेटा आपके रोमांटिक नॉवेल्स की थीम को उठाती हैं सबसे पहले तो, बट रियलिस्टिकली उनको पोर्ट्रे करती है। ये नहीं कि बिल्कुल आइडियलाइज रोमांस दिखा दिया, बिल्कुल रियल चीज ये लोग दिखाती हैं। एंड अपनी लिटरेचर या अपने वर्क के जरिए ये पोजिशन ऑफ द वुमेन के बारे में बात करती है कि आपकी विक्टोरियन सोसाइटी में औरतों की क्या इमेज थी, उनकी क्या पोजीशन थी। आप अगर इनकी नॉवेल्स उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस टाइम की जो औरत थी वो किस तरीके से उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिला था, या फिर क्या क्या लिमिटेशंस उसके पास थी, ठीक है। Alfred Lord Tennyson. Now we are on to the poets. Very very important poet of Victorian age, which is Alfred Lord Tennyson. ये आपके poet laureate भी रह चुके हैं क्वीन विक्टोरिया के रीन में। He has written some amazing works and इनकी कुछ poetries हैं जिनसे detailed questions पूछे जाते हैं आपके हर literature के exams में। We have Lady of Shalott, In Memoriam, then और भी इनकी बहुत beautiful dramatic monologues भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। Same goes with your Robert Browning and Elizabeth Barrett Browning. ये दोनों पति पत्नी है। ये जो कपल है अगेन हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस है, जहां पे रॉबर्ट ब्राउनिंग फादर माने जाते हैं आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के। इनकी काफी सारी पोएम्स है वो बहुत ज्यादा फेमस है जो आपको पता होनी चाहिए। सेम गोज विथ हर वाइफ, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टिग्यूज। इनके ज्यादा वर्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 ही इंपॉर्टेंट है, एंड उन्हीं 2-3 में से वर्क्स पूछे जाते हैं। अगेन मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में एक एक चीज बताई हुई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड। भाई विक्टोरियन एज को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं without talking about this great person. He was a poet, he was a critic, and ये essayist भी थे। आपके सोसाइटी के ऊपर भी काफी चीजें लिखा करते थे। इन्होंने मॉरल कंडक्ट के ऊपर अपना हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट दिया है। कल्चर एंड एनार्की के अंदर इन्होंने कल्चर एंड सभ्यता के बारे में बताया है, एंड आपकी सोसाइटी को किस तरीके से मॉरल एंड सोसाइटल वेज में परफॉर्म करना चाहिए वो बताते हैं। देन एसेज एंड क्रिटिसिज्म है, इनके फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम है। बहुत सारे इनके वर्क्स है। पोएट्री की बात करें, डोवर बीच, स्कॉलर जिप्सी, मतलब इनके कई सारे वर्क्स हैं जो आपको जरूर से बेटा पता होने चाहिए, ओके। अगर आप कमेंट करेंगे इसमें से किसी भी राइटर के डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक दैट फॉर यू। विद दैट हम लोग अब लगाएंगे क्वेश्चंस और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग ने जितनी अच्छी से पूरी एज को समझा, क्या हम लोग उतनी ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस भी लगा पा रहे हैं या नहीं। सो लेट्स गो। Which of the following is not a characteristic Victorian age? इसमें से आपको पता नहीं कि कौन सा विक्टोरियन एज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है।
तो द ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशंस एंड मूवमेंट फ्रॉम लार्ज सिटीज। अब ये देखो इतना आपको घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन कि आपको लगेगा कि यही सही है, बट ऐसा नहीं है। द ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशंस, भाई बताओ आपकी सिटीज वगैरह क्या कर रही थी, वो बढ़ रही थी, अर्बनाइजेशन हो रहा था ना कि रूरलाइजेशन। पीपल वर मूविंग टू लार्ज सिटीज एंड नॉट फ्रॉम लार्ज सिटीज, कि भैया बड़ी बड़ी सिटीज को छोड़ के जा रहे हैं हम लोग गांव, ऐसा नहीं था। गांव से लोग छोड़ छोड़ के आ रहे थे आपकी सिटीज में, अर्बनाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जहां पे काम लगेगा भाई लेबर तो वहीं जाएगा ना, ठीक है। तो ये एक आपका फीचर नहीं है, ठीक है। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रीन, मैंने कहा था ना आपकी क्वीन विक्टोरिया के रीन का पूछा गया है कि इनका रीन बताओ, तो आपने अगर मेरी सीरीज को फॉलो किया है तो आपको पता होगा जब भी कोई नया राजा आता है तो उसकी डेट पूछी जाती है कि वो कब एज आपकी स्टार्ट होती है, देन कब एंड होती है। आपके ब्रिटिश लिटरेचर में भाई एजेस हैं, राजा रानी आए हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा कब किसके बाद आता है, ठीक है। By the end of In Memoriam, the speaker re-embraces a Christian vision of afterlife. Now, In Memoriam is again a very, very important poem जो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है, जरूर से उसको विजिट करिएगा, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में पोएम्स जो आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं उनके वर्क्स को क्रोनोलॉजी में लगाना, उनके वर्क्स को छाटना, उनके वर्क्स की लाइन आपसे जरूर पूछी जाती है। सो इन दिस केस आपका द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन एंड टू इन कैम्पाग्ना आपका वर्क है आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डचेस मिसडिमिनियर्स अकॉर्डिंग टू द ड्यूक, आपके ड्यूक के अकॉर्डिंग इनका क्या मिसडिमिनियर नहीं है, ठीक है। She wouldn't listen to her husband when she tried to correct her behavior. वो अपने पति की बात नहीं मानती थी। वो चाहते थे कि तुम किसी भी पेंटर के सामने भाई स्माइल मत करो, उससे हंस हंस के बातें मत करो, लेकिन तुम करती थी तो इसीलिए मैंने तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार डाला। ये आपके इस पर्टिकुलर स्टोरी में बताया गया। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम जो आपको जरूर से पढ़नी चाहिए बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, एंड वर्ड टू वर्ड पढ़नी चाहिए। टेक्स्ट इसका आपको पता होना चाहिए क्योंकि लाइन्स पूछी जाती हैं इस पोएम से, ठीक है। In a novel of Charles Dickens, a high-spirited boy of 19 is left penniless along with his mother and sister Kate on the death of his father. Which of the following is the novel? अच्छा, अब इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से ही आपको समझ में आना चाहिए कि एक बेचारा लड़का 19 साल का, उसको छोड़ दिया गया है अपनी माँ के साथ, उसके पास पैसे नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग को रिलेट कराती हैं एंड ये रियलिस्टिक हैं हमारी सोसाइटी में। तो चार्ल्स डिकेंस जैसा सेट कि ये सोशल रियलिज्म के बारे में लिखा करते थे। ये आपको पहचानना है कि इनकी कौन सी नॉवेल्स का ये थीम है, विच इज निकोलस निकलबाय, ओके। आगे पढ़ेंगे। Which of the following set of characters in Charles Dickens novel is in the right chronological order? As I already told you, important writers के जितने works हैं प्लस उनके अंदर जितने characters हैं with dates आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट का फेवरेट है। भर भर के आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको मेजर राइटर्स के सबके नहीं लर्न करने हैं बेटा। आपको परेशान नहीं होना है कि भाई मैं कितनों के करूंगी, सिर्फ आपके जो मेजर राइटर्स होते हैं उनसे ही आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कभी भी माइनर राइटर के वर्क्स का कैरेक्टर पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये आपका एक पूरी लाइन दी हुई है जिसमें आपको पढ़ के बताना है कि पोएट किसको यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। तो वो एड्रेस कर रहा है अपने स्कॉलर जिप्सी को। जब आप एक एक पोएम, एक एक राइटर की डिटेल में हम लोग अपने फुल कोर्स में भी जब पढ़ेंगे तो आपको किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अगर आप इसी तरीके से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चंस लगाना चाहते हो अपनी इंग्लिश लिटरेचर के सेक्शन वाइज, जहां पे आपको पूरे सिलेबस के सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो जरूर से मेरे इस कोर्स को चेकआउट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लगा सकते हो इस कोर्स को लेने के बाद, सेग्रीगेटेड भी लगाना चाहो तो वो भी आपको फैसिलिटी मिली हुई है। एक ही बार आपको कोर्स लेना है, ये दोनों सर्विसेज आपको उसके अंदर मिल जाएगी। एनटीए नेट के इंटरफेस पे आपको ये मिल जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई रैंडम पीवाईक्यूज है, रैंडम एमसीक्यूज हैं आपके। ये आपके आए हुए पेपर्स हैं जहां पे लिखा होगा कि ये इस पर्टिकुलर शिफ्ट में इस ईयर में आया है। तो आपको एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो उसको जरूर से जाके आप चेकआउट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू एंजॉय माय फ्री लेक्चर्स ऑन माय यूट्यूब, लेकिन मेरी और भी बहुत सारी फ्री सर्विसेज हैं जो आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के
PYQ टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं फ्री में। देन आपको यहाँ पे मेरे पोल्स मिल जाते हैं, हर तरीके के आपको लिंक्स मिल जाते हैं मेरे वीडियोस के। कोई PDF शेयर करनी है होती है वो मैं यहीं पे शेयर करती हूँ। आपको सारी एग्जाम की नोटिफिकेशंस, एडमिट कार्ड आ गया, आपका एटसेटी इंटीमेशन आ गया, आपको फॉर्म फिल करने हैं एंड जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ मिल जाती हैं। देन माई स्टूडेंट्स ऑल्सो डू अ वेरी गुड चैट ओवर हेयर। किसी को किसी भी चीज के बारे में कंफ्यूजन होती है तो आपस में बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं एंड वी शेयर इन्फॉर्मेशन इन दिस ग्रुप। तो आप जरूर से इसको जाके ज्वाइन करिए, फ्री है भाई, आपको ज्वाइन करने के पैसे तो लगने ही रहे, तो इसको जरूर से जाके अवेल करिए और यहाँ की सर्विसेज का आप फायदा उठाइए। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई होप आपको विक्टोरियन एज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक देना हो कि आपको कितने अच्छे से ये सीरीज समझ में आई है, तो वो जरूर से नीचे दिया करो। इट एक्ट्स एज अ वेरी मोटिवेशनल बूस्ट फॉर मी सो दैट आई कीप मेकिंग सच गुड वीडियोस फॉर यू। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके जा सकते हो एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस योर कमेंट्स पर्सनली एंड आई विल मेक सेपरेट वीडियोस फॉर यू। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव. I am going to meet you up next in yet another age and in yet another video. Bye and take care.